कहानी की स्टार्टिंग में हमें ड्रामे की फीमेल लीड यूई को दिखाया जाता है, जो कि रूफ टॉप के किनारे पे खड़ी होके डांस करने में ही बिजी। हमारे हीरो फू जुनजेंग उसे नीचे उतरने को ही बोल रहा था कि ये काम खतरनाक है, बट मजाल है कि यूई उसकी बात मान लेती, अपनी मस्ती में ही मगन। इसी दौरान ही इससे पहले के पाँव फिसलने की वजह से यूई नीचे गिरती, फू उसे पकड़ लेता है। बचपन में ही किसी ने यूई की मॉम को कत्ल कर दिया था। ये फू से उसे कब से ढूंढने का कह रही थी कि मैं अपनी आंखों के सामने उस कातिल को तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ, लेकिन हर बार वो बात को टाल दिया करता है। अब तो यूई ने फू के हाथ से भाग के खुद ही उस काम को सर अंजाम देने का डिसाइड कर लिया था। अब एक हफ्ते बाद अचानक ही यूई की नज़र फू पे पड़ती है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही घूम रहा था। ये सैड और मन में सोचती है कि काश हम दोनों मुख्तलिफ हालात में मिले होते, मैं यूई ना होती और तुम फू। बचपन में ही उन्होंने साथ में ही टाइम बिताया था। तब से यूई ने सोचा था कि बड़े होकर वो फू से शादी करेगी। मॉम की डेथ के बाद फू ने ही उसका ख्याल रखा था, और अब अपने क्रश को किसी और के साथ देख के यूई का मानो तो दिल ही टूट जाता है। इधर ही फू ने अपने आदमियों को ऑर्डर दे दिया था कि हर हाल में यूई को ढूंढो, पता नहीं वो कहाँ पे चली गई है। इवन के अब इतनी तलाश करने के बाद भी हमें मालूम ही नहीं हो पाया। वो नहीं चाहता था कि वो किसी दुश्मन के हाथों लग जाए और इसके बाद उसे ही कोई नुकसान हो। अब थोड़ी देर के बाद ही हमें फू को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ही दिखाया जाता है। जीवे तो यही समझ रही होती है कि आज मेरी बर्थडे है, तो हो सकता है कि ये मुझे प्रपोज करके सरप्राइज़ देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। थोड़ी देर के बाद ही जीवे का भाई शीजी आ जाता है, जिसके साथ एक लड़की थी, जो कि सबको अपनी फ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवाता है। एंड देन उसका नेम तो यहाँ पे मोली ही कहने लगा था। उसे देखते ही फू तो एकदम शॉक्ड ही रह गया था, क्योंकि एक्चुअली में ये कोई और नहीं बल्कि यूई ही होती है। अब वो इसके साथ क्या कर रही थी है उसके बारे में तो हमें बाद में ही मालूम होगा। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे जब वो 18 इयर्स की हो गई थी, तो तब जाके फू से उसने अपने लव की कन्फेशन की थी कि मैं चाहती हूँ कि अब हमेशा हमेशा हम दोनों साथ में ही रहे, और वैसे भी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही हैं, तो चलो एक तुम ही हो जो मेरा सहारा हो, हमेशा ही मुझे प्रोटेक्ट करते रहोगे। अब वो इसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता, बस चुप करके खड़ा रहता है। इसने ना सिर्फ उसे किस की थी, बल्कि ये भी कहा था कि मैं तुम्हें कुछ सोचने का टाइम दे रही हूँ, जब तुम्हें हो सके तो मुझे जवाब दे देना। वो स्टिल चुप, इसलिए खैर ये तो फिर वहाँ से चली ही जाती है। जीवे ने तो अपनी न्यू फ्रेंड को ड्रेसेस बाय करने का भी सोच लिया था, इसलिए उसे एक जगह पे लेके आता है कि तुम ये ड्रेस ट्राई करो, मैं थोड़ी देर में ही आता हूँ। जैसे ही वो चला जाता है, ये पीछे से अपनी ड्रेस चेंज करके आती है, तो सामने से हमारे हीरो को देख के एकदम सरप्राइज। वो तो इस पर गुस्सा कर रहा था कि अभी के अभी तुम उस लड़के के साथ क्या कर रही थी, और इवन कि तुमने मेरे हाथ से भागने की हिम्मत भी कैसे की, तुम्हें नुकसान हो सकता है। लेकिन नहीं, वो इसकी बात नहीं सुनने वाली थी। एक दफ़ा फिर से इन्हें डॉज करती हुई वहाँ से भाग जाती है, और जाके शीजी के पीछे ही छुप गई थी। अब शीजी से कहता है कि देखो, मानता हूँ कि तुम मेरे होने वाले ब्रदर इन लॉ हो, लेकिन आइंदा के बाद मेरी गर्ल से दूर ही रहना, समझे तुम। और बस फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे अभी थोड़ी देर पहले ही वो कुछ लोगों से भागने की कोशिश कर रहा था। वो तो इसे मारने तक पे तुले हुए थे, और तभी इसकी हेल्प करने वाली हमारी यूई ही होती है। अब वो इसे पसंद आ गई थी, तो इसलिए इसने सोच लिया था कि आज ये मेरी फ्रेंड है, और तभी वो इसे अपनी बहन की बर्थडे पार्टी में भी लेके आ गया। अब यहाँ पे यूई तो काफ़ी रिलीफ फील करती है कि चलो शीजी के होते हुए अब ये कभी भी मुझे यहाँ से लेके नहीं जा सकेगा। दोनों ही उधर से जाने ही लगते हैं। तभी अचानक ही जैसे ही यूई की नज़र शीजी एंड जीवे के डैड पे पड़ती है, तो एकदम सरप्राइज, क्योंकि ये वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि वही घटिया शख्स था जिसने कि इसकी मॉम का कत्ल किया था। ये तो अच्छे से उसकी शक्ल को पहचानती थी। अब यहाँ पे हैरान भी हो रही होती है, तो फिर अगर पहले से ही फू को मालूम है कि इसने हमारी मॉम को मारा था, तो फिर वो इसकी बेटी से शादी क्यों करना चाहता है, मीन कि वो इसकी गर्लफ्रेंड क्यों है, क्या वो इसके क्लोज जाने के लिए ऐसा कर रहा है। खैर अब यहाँ पे फायर वर्क्स सी जलने लगती है, सभी बड़े मज़े से उसे एंजॉय कर रहे होते हैं, और ये पीछे खड़ी बस अब यही सोच रही थी कि मैंने इस पर्सन के पास जाके इसे अब मार ही देना है, इसका अंजाम तो यही होना चाहिए। अचानक ही इस पे ही फू की नज़र पड़ जाती है, और वो उसे ऐसा करने से रोकने लगा था कि देखो यहाँ पे यूँ तमाशा ना करो, और वैसे जो भी मामला है मैं खुद ही हल कर लूँगा। वो तो इसकी नेक पे बाइट कर लेती है। तभी कोइंसिडेंटली इन पे नज़र तो जीवे की भी पड़ चुकी थी। वो हैरान कि ये लड़की
मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही है। अपने आदमी से कह के उसने इन दोनों पे ही अटैक करवा दिया था। यूई के पाँव पे चोट लग गई थी तो इसलिए शीजी इसे उठा के अपने घर के अंदर ही लेके आता है एंड देन इसे यहाँ पे रेस्ट करने का कह के खुद इसके लिए मेडिसिन लेने के लिए चला गया था। और इधर ही फिर फू की एंट्री हो जाती है। ये तो उस पर बहुत सारा भड़क गई थी कि अगर तुम्हें पहले दिन से ही पता था कि जिसने हमारी मॉम को कत्ल किया था वो कोई और नहीं बल्कि जीवे के ही डैड है, तो फिर तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, कम से कम बता तो देते। और इसके बाद ही अपनी मॉम की ग्रेव पे आ जाती है। इन दोनों ने ही उनसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके कातिल को हर हाल में इस दुनिया में ही उनके अंजाम तक पहुंचा पाएंगे, लेकिन अभी ये सोच रही होती है कि इसने तो उसे कोई कुछ कहा ही नहीं है। मीन के वो इजीली उसे मार तो सकता है लेकिन नहीं मारा, इसलिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो इसे रोकता है कि देखो तुम ऐसा मत करो, और वैसे भी मैंने तुम्हें मना किया था ना कि यहाँ से नहीं जाना है, और फिर भी हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं, वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। और ये तो नहीं मानने वाली होती कि वो तो इसे ज़बरदस्ती उठा के अपने साथ ही रूम में लेके आता है और यहाँ पे 2-3 थोड़े से थप्पड़ भी मार ही देता है कि ये सब कुछ इसलिए है कि तुम ऐसे ही बिना बताए के लिए वहाँ से चली गई थी। इसे कहती है कि ऐसा मत करो, वैसे भी तुम तो मेरे बड़े भाई बने हुए हो ना। तो वो कह देता है कि हाँ, तो इसलिए मेरा प्रोटेक्ट करना भी तो तुम्हें बनता ही है। ऐसे ये दोनों ब्लड रिलेटेड बहन भाई नहीं है। इसने तो उसके हाथों में हथकड़ी वगैरह भी पहना दी थी कि अब ज़रा यहाँ से निकल के दिखाओ मुझे, और उसका दूसरे वाला सिरा अपने हैंड में ही बांध लेता है। अचानक ही जैसे फिसल के इसके ऊपर गिरता है तो दोनों काफ़ी क्लोज भी आ गए थे। थोड़ी देर के बाद ये तो बहुत ट्राइयाँ करती है कि बस जैसे तैसे करके ये हथकड़ी खुल जाए और मैं इसके चुंगल से बच के वहाँ से भाग जाऊँ। अब ये हैंड कफ तो उसने अपने हैंड के साथ भी बांधा हुआ था, तो इसलिए रात को तो इन्होंने बेड पे साथ ही सोना होता है। वो जानबूझ के ही अपनी ड्रेस को खोलने लगती है कि मेरी तो आदत है कि मैं ये उतार के ही अपने बिस्तर पे सोती हूँ। ये देख के वो फ़ौरन से अपना रुख दूसरी तरफ कर लेता है। ये तो जानबूझ के उसे टीज़ करने की कोशिश कर रही थी कि इस तरह से मुझे ये छोड़ देगा, लेकिन ये तो इसकी गलत फहमी ही थी। वो बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाला था और इसे भी वार्न कर देता है कि देखो तुम ये वाली अपनी ट्रिक्स मुझ पे इस्तेमाल ना करो, ये ना हो कि कल को फिर तुम्हें ही पछताना पड़ जाए। और ये सब कहने के बाद ही दोनों ही बेड पे लेट जाते हैं। अब वो तो काम नहीं बना था, इसलिए जानबूझ के ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि इसने खुद को ही ज़ख्मी कर दिया। वो जैसे इसे देखने के लिए आता है, फ़ौरन से ही उसे बेड के साथ बांध के वहाँ से चली जाती है कि अब तो तुम यहीं पे रहोगे। बेचारा उसके पीछे जा भी नहीं सकता। जहाँ पे यूई एक हफ्ते से काम कर रही थी, वो वाली लेडी भी इसे वहाँ से निकाल देती और ये भी कहने लगी थी कि आज से तुम्हारी हमारे घर में कोई भी जगह नहीं है। अचानक ही इस पे तो शीजी की नज़र पड़ चुकी थी। वो इसे अपने घर ही लेके आ गया था कि तुमने मेरी जान बचाई थी उन गुंडों से, इसलिए तुम्हें रिपे करना तो बनता ही है, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे। ये कहती भी है कि नहीं, अगर तुम्हारे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा तो फिर क्या करेंगे। वो कह देता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इसका तो प्लान ही यही था कि कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के लिए वो इनके घर में एंटर होना चाहती थी, और फाइनली वो अपने इस प्लान में सक्सेसफुल हो गई थी। रात के वक्त जैसे ही देखती है कि इसके डैड कोई मीटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए इसने उसे मारने का सोच लिया था, लेकिन तभी अचानक ही इसकी नज़र ही फू पे पड़ गई थी। वो उनकी मीटिंग इनके साथ ही होती है। क्या डैड जैसे देखते हैं कि उन पे कोई निशाना बांधी खड़ा है, वो अपने आदमी को इसके पीछे लगा देते हैं, लेकिन इसने फ़ौरन से अपना ड्रेस चेंज कर लिया था, इसलिए उन्हें पता भी नहीं चल पाता है कि आखिर यहाँ पे किसने उस पर अटैक करने की कोशिश की थी। अब जैसे इन्हें अपने आदमी के थ्रू पता चलता है कि उनका बेटा एक अपनी फ्रेंड को इस घर में ठहराने के लिए लेके आया, वो तो उसके रूम में ही चले जाते हैं। वो इस वक्त शावर ले रही होती है, लेकिन इन्हें तो ज़रा भी ख्याल नहीं आता, ऐसे ही बेशर्मी की तरह उसके रूम में ही घुस आते हैं। इससे पहले कि उसके मज़ीद क्लोज आते, तभी अचानक इन्हें खबर मिलती है कि हमें मालूम हुआ है कि उस पर्सन ने जो भी ड्रेस पहना हुआ था वो कहीं पे गिरा हुआ है। ये फिर उससे एक्सक्यूज़ करके चले ही गए थे, और अभी इसकी हेल्प करने वाला तो हमारा हीरो फू ही था, उसने इसे वहाँ से भगाया था। वो तो इसे अभी भी कह रहा होता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, और वैसे भी तुम इनके डैड की टेंशन मत लो, इनसे मैं खुद ही निमट लूँगा। मुझे भी पता है कि अपनी मॉम का मैंने इनसे रिवेंज लेना है, लेकिन वो नहीं मानने वाली थी कि अगर तुमने कुछ पहले करना होता तो कर चुके होते, अब ये ज़्यादा सोचने का क्या टाइम है। खैर यहाँ पे तो इन दोनों की अच्छी खासी बहस भी हो जाती है। ये तो उसके कहना मान के ये नहीं जाने वाली थी, वो भी अब इसे क्या ही कहता, चुप कर जाता है। रात के वक्त ऐसे ही लेटे लेटे फू के बारे में ही सोच रही होती है कि कैसे हर बार उसने मुझे प्रोटेक्ट किया। एक दफ़ा वो ह्यूमन ट्रैफिकर्स के हथों चढ़ गई थी, तभी अपनी जान को ख़तरे में डाल के फू ने इसकी हेल्प की थी, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी चोटें भी लग गई थी, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है।
ये ज़्यादा तो इसलिए भी दुखी होती है कि अगर मैंने उससे अपने लव की कन्फेशन की थी तो उसने मुझे क्यों नहीं जवाब दिया था। इसके पीछे भी एक रीज़न है और ये दोनों कैसे मिले थे, इनकी क्या स्टोरी है, उसके बारे में हमें बाद में ही पता चलेगा। मरते वक्त मॉम ने फू से एक प्रॉमिस लिया था कि मेरे जाने के बाद तुम जूही का ख्याल रखना और हाँ, जब ये बड़ी हो जाए तो अपने हाथों से ही किसी अच्छे से बंदे से इसकी शादी कर देना। और वो वाला प्रॉमिस आज तक वो निभा रहा था, लेकिन आज तो ये उनका दिया हुआ पेंडेंट तो नीचे ही गिरा देती है। बड़ी मुश्किल से ये उसे ढूंढ निकालता है और साथ ही साथ यहाँ पे मॉम को भी याद करके बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गया था। अगले दिन दोनों एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं जैसे कि जानते भी ना हो, लेकिन फिर भी इन पे नज़र तो जीवे की पड़ ही गई थी। वो समझ रही थी कि शायद हो ना हो ये जो मोली है ना, मेरे भाई की फ्रेंड, ज़रूर मेरे बॉयफ्रेंड को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। और बस फिर क्या था, इसे पनिश करने का उसने डिसाइड कर लिया था। वो खुद ही इनसे अपना हाथ छुड़ा के पानी में कूद जाती है, लेकिन तभी ही नीचे से कोई चीज़ ने उसे पकड़ लिया था। वो बहुत कोशिश करती है ऊपर जाने की, बट नहीं जा पाती। इसी दौरान ही वो तो बेहोश हो गई थी और तभी हमारा हीरो उसे बचाने के लिए आ गया था। वो भला जूही को मुसीबत में कैसे देख सकता था। एंड देन CPR भी देता है माउथ टू माउथ और फिर इसे अपने रूम में ही लेके आ जाता है। जैसे ही शीजी को मालूम हुआ था कि उसकी फ्रेंड को किसी ने पानी में फेंक दिया था और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है, तो वो उसे देखने के लिए आ जाता है। ये बेचारा तो अलमारी में ही चुप के बैठ गया था, लेकिन कोइंसिडेंटली यहाँ से जो पानी टपक रहा होता है उस पर सिर्फ और सिर्फ जूही की ही नज़र पड़ती है। ये बेचारा तो अंधेरे से बहुत ही घबराता है, क्योंकि एक दफ़ा इसकी मॉम ने इसे एक बहुत ही अंधेरी जगह पे कैद जो कर दिया था और आज तक इसे अंधेरे से बहुत ही डर लगता आया है। बता देती है कि उस दिन पानी में मुझे तुम्हारी बहन ने गिराया था, शायद कि ये मुझे पसंद नहीं करती है, इसलिए मैंने अब इधर से जाने का ही फैसला कर लिया। असल में तो इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालने का ही उसका इरादा था, क्योंकि फिर इसलिए से पीछे से वो बाहर आ सके। खैर वो इसे रोकने की कोशिश करता है और अपनी बहन को भी वार्न करने लगा था कि ये मेरी फ्रेंड है, इसे मैं खुद ही लेके आया हूँ, आइंदा के बाद इसे बुली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो इसे प्रॉमिस भी कर लेता है कि आइंदा के बाद तुम्हें यहाँ पे कोई भी तंग नहीं करेगा। इन दोनों को साथ में जैसे ही फू देखता है तो उसे बहुत ही जेलसी होती है। अब रास्ते में जैसे ही ये नोट करती है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, तो इसमें से पकड़ लिया था कि तुम कौन हो और मुझ पे नज़र क्यों रखी हुई है। तब एक आदमी आके इसे बेहोश कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में ही हमें इसे एक आदमी के रूम में ही दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि शीजी एंड जीवे के डैड का ही एक क्लाइंट था। उसे तो अपना माल मिल गया था, वो खुश लग रहा होता है, लेकिन इससे पहले किसी कोई भी नुकसान पहुँचा था। ऊपर से वो फिर से जूही को प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया था। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। उसे तसल्ली देता है कि तुम परेशान मत हो, आइंदा के बाद तुम्हें जो भी नुकसान पहुंचाएगा उसे तो मैं कब्र तक ही लेके जाऊंगा। और दोनों ही मिलके उन सारे गुंडों को ही मार देते हैं। इसी दौरान ही इसे एक गोली लग गई थी। ये बहुत अपसेट हो जाती है, इमोशनल भी कि बस तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद जो भी तुम कहोगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर को लेके इसका असिस्टेंट पहुँच आया था और जैसे ये बाहर आती है तो यहाँ पे इससे पूछने लगी थी कि अगर वाकई में वो जानता था कि किसने हमारी मॉम का कत्ल किया था तो उसने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया, तो मैं तो सारी बातों की खबर होगी ही सही। यहाँ पे कह देता है कि वो बस आपको किसी डेंजर में नहीं डालना चाहता था। उन्होंने डायरेक्टली इसलिए उनसे बदला नहीं लिया है कि वो बस किसी उनकी वीकनेस की तलाश में है। जैसे वो उन्हें मिल जाएगी उन्हें तड़पा तड़पा के मारेगा और इस तरह से किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनका मर्डर हुआ है वगैरह वगैरह। ये भी बात को समझ जाती है एंड देन उसे आके देखने ही लगी थी। उसे नहीं पता था कि वो इसकी इतनी ज़्यादा चिंता करता है। आज की रात तो इसका ख्याल रखते रखते उसने यहीं पे ही बिता दी थी। दूसरी तरफ ही डैड का आदमी आके उन्हें यही बैड न्यूज़ देता है कि ना सिर्फ आपके क्लाइंट को मार दिया है फू ने, बल्कि उसने जाके उस लड़की की जान बचाई थी। ये हैरान होते हैं कि आखिर उन दोनों का कनेक्शन क्या है। इसने अपने आदमी को फिर हायर कर लिया था कि मुझे हर हाल में पता चला के दो कि आखिर को वो दोनों आपस में क्या लगते हैं, और बाकी फू से जाके मैं खुद भी बात कर लूँगा। इधर जैसे ही नेक्स्ट डे उसकी आँख खुलती है तो ये सोई पड़ी थी। वो खैर फिर बड़े प्यार से इसके सर पे हाथ फेरने लगता है। इतने में उसकी आँख खुल जाती है और इसे ठीक देख के वो भी काफ़ी हैप्पी हो गई थी। एंड देन उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने के साथ साथ जैसे ही बहुत सारे ज़ख्मों के निशान देखती है तो फिर यही रिमेंबर करने लगी थी कि मुझे पता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से ही आए थे। एक दफ़ा मैंने एक शॉप पे जाके जो भी खाना चोरी किया था उसके बाद वो लोग मुझे मारने के लिए आ गए थे, तभी तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया और उनकी मार भी खाई।
और दूसरी चोट का तो यही निशान था कि एक दफ़ा जब मैं ह्यूमन ट्रैफिकर्स के हत्थों चढ़ गई थी, उसके बाद ही तुमने मुझे बचाया और उन लोगों ने तुम्हारी कितनी पिटाई लगाई थी। तुम मेरा कितना ख्याल रखता है और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। खैर तभी अचानक ये असिस्टेंट आके ने यही बैड न्यूज़ देता है कि अभी के अभी आपसे मिलने के लिए यहाँ पे जीवे के डैड आए हैं। ये भी आराम सुकून के साथ उनकी बात सुनने के लिए बाहर आ गया था। वो तो यही जानना चाहते थे कि आखिर को तुमने हमारे आदमियों को क्यों मारा है और उसके बाद ही जुई की हेल्प क्यों की है। ये पहले तो उन्हें बता देता है कि वो वाला आदमी आपका दोस्त नहीं था बल्कि दुश्मन था। उसने आपकी बहुत सारी मनी का बन की है और इसके साथ साथ आपको चीट भी करता आया, लेकिन आपको क्या खबर। और दूसरी रही जुई, तो इसलिए मैंने उसे इसलिए बचाया क्योंकि वो आपके बेटे की फ्रेंड है। अगर उसे पता चल गया कि आप उसके साथ क्या करने वाले थे तो जाहिर सी बात है उसने आके आपसे लड़ाई झगड़ा ही करना है। तो इसी वजह से मैंने जाकर जुई की हेल्प कर दी। इन्हें अभी तक ये मालूम नहीं हुआ था कि आखिर को ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं। अब डैड भी उसकी बातों पे एग्री करते हैं कि ठीक है, इसका मतलब है कि तुम हमारे दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हो। वो तो नेक्स्ट इसके साथ कोऑपरेशन करने के लिए भी मान गए थे और वैसे भी ये तो उनकी बेटी का होने वाला शौहर भी था। जैसे ही शीज़ी को मालूम हुआ था कि उसके डैड ने उसकी फ्रेंड के साथ क्या करने की कोशिश की है तो वो आके इन पर बहुत ज़्यादा भड़क जाता है कि आइंदा के बाद अगर आपने उसके साथ कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो अपने डैड का बिल्कुल लिहाज नहीं करने वाला था। ये उसे कहता है कि वैसे तुम्हें बदला लेने की बहुत पड़ी हुई है ना, तो तुम में हिम्मत भी होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अब मज़ीद किसी भी पंगे में पड़ो। अगर मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ तो इसके पीछे भी कोई ना कोई तो रीज़न होगा ही सही। और बाकी मैं तो यही कहता हूँ कि शीज़ी को छोड़ के अभी के अभी मेरी यहाँ वापस ही आ जाओ, लेकिन वो नहीं मानने वाली होती। और ये उसे कह देता है कि ठीक है, अगर तुमने अपना बदला पूरा लेना है तो उससे पहले मुझे ही मारना पड़ेगा। लेकिन उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं होती है। वो इसके लिए दूसरा ऑप्शन भी तैयार रखता है। विंडो के पास ले जाके इसे बहुत सारे लोगों को दिखाता है कि इनमें से किसी को भी मेरे सामने मार दो तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा कि ठीक है, तुम में इतनी जुर्रत है कि तुम जाके अपने दुश्मन को मार सकती हो। वो कहती है कि नहीं, ये तो बहुत इनोसेंट लोग हैं, मैं क्यों मारूं। वो भी कह देता है कि तुम्हारी मॉम भी तो इनोसेंट थी, उसने भी तुम्हें मारा था, तो इसलिए तुम्हारे लिए ये क्या बड़ी बात। अच्छा ठीक है, इन सबको भी छोड़ो, वो जो अभी शीज़ी तुम्हें ढूंढ रहा है उसे ही मार दो। और वैसे भी वो तुम्हारे दुश्मन का बेटा है तो तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन वो उसे वाकई में अपना फ्रेंड समझती थी, इसलिए ऐसा नहीं कर सकती थी। वो अभी से गिव अप करने को ही बोल देता है। तो इधर के बाद ही जैसे कोई आहट सुनता है तो पिस्टल निकाल लेता है कि कौन है यहाँ पे। लेकिन इधर तो यूं ही फिर रही होती है कि प्लीज़ मैं जो कह रही हूँ वो मुझे करने दो। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ड्रंक भी लग रही थी। खैर वो इसे होश में लाने की बात करता है और इसके साथ ही जैसे ही देखता है इसके पाँव पे तो चोट लग गई है, फ़ौरन से इसे बेड पर बिठाने के साथ साथ उसका मसाज करने लगा था। ये तो बड़े प्यार से उसे देखने लगती है। इवन कि उसका ये वाला गेस्चर तो इसे काफ़ी पसंद आया था। वो जैसे इसके क्लोज आती है अब तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये दोनों आखिर कैसे मिले थे। खैर ये बेचारा तो बहुत ही मासूम हुआ करता था। इसकी मॉम गलत काम करती थी और ये उन्हें रोकता था कि प्लीज़ आप ऐसे मत किया करें, और बस अपने काम में इंटरप्ट करने की वजह से वो तो अक्सर ही इसे अंधेरे में कैद कर दिया करती थी। इसी वजह से इसे अंधेरे से डर लगता है। और उसके बाद ही मॉम ने तो इसे अपना रिश्ता ही ख़त्म कर लिया था। बहुत सारे छोटे बच्चे इसे बुली किया करते थे। इसके पास खाने पीने के भी पैसे नहीं होते। एक दिन ऐसे ही बेहोश पड़ा होता है कि ऊपर से हमारी क्यूट सी हीरोइन ने इसे देख लिया था और तभी उसने इसे प्रोटेक्ट करने का सोचा था। वो इसे अपने घर पे लेके आती है, मॉम से इंट्रोड्यूस करवाती है कि क्या ये हमारे साथ हमारे घर में रह सकता है। लेकिन मॉम ने तो इसे रखने से मना कर दिया था कि पहले ही मैं एक सिंगल मॉम हूँ और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी और के बच्चे को पाल सकूँ। लेकिन फिर भी अपनी मॉम से चोरी छुपे वो इसे अपने एक ओल्ड हाउस में लेके आती है कि यहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है। और साथ साथ ये भी कहने लगी थी कि तुम्हें खाने की फ़िक्र करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो मुझे मिला करेगा वो हम दोनों हाफ हाफ कर लिया करेंगे। वो तो इसके साथ बहुत ही खुश थी। और तब तो हमारी जुई होती भी काफ़ी क्यूट एंड काइंड हार्टेड है। अचानक ही एक दिन जैसे ये अपनी मम्मी के साथ जा रही थी, कुछ ही आवारा लोग आके उसे बहुत ज़्यादा बुली करते हैं। अब तभी हमारे हीरो ने आके उनके हाथों पे काटी कर ली थी। इवन कि एक डंडा भी उठा लेता है कि ज़रा इनके करीब आके तो दिखाओ मुझे। खैर उस वक्त तो इसने एक चाकू भी निकाल लिया था, जिसे देख के कि वो आवारा लोग वहाँ से चले गए थे। तब से ही मॉम ने डिसाइड कर लिया था कि चलो ये बच्चा बहादुर तो है, और वो इसे अपने घर में रहने की इजाज़त दे देती हैं। और यही ख्वाहिश तो जुई की भी होती है।
अब यूई तो बहुत छोटी थी और इसकी नज़र मॉम पे पड़ गई थी कि वो बहुत ज़्यादा इल है। ये तो उनके लिए मेडिसिन चोरी करके लाया था, जिसके बाद से कि उसे मम्मी से ना सिर्फ पनिशमेंट मिली थी बल्कि वो इसे काफ़ी ज़्यादा डांटती भी हैं और समझाती भी हैं कि बेटा आइंदा के बाद ऐसा मत करना, ये कोई अच्छे काम थोड़ी ना होते हैं। वो भी इनका कहना मान गया था। अब बाद में उन्होंने ये भी नोट कर लिया था कि जैसे इनकी बेटी में इंटरेस्ट लेने लगा। इसके बाद ही सीधा वो इसके पास पहुंचती हैं, यही कहने लगी थी कि बस जब मैं मर जाऊँ ना तो मेरे पीछे मेरी बेटी यूई का ख्याल रखना, बिल्कुल एक भाई बन के। जब वो बड़ी हो जाए तो उसकी शादी भी कर देना। ये भी फ़ौरन से मान गया था कि ठीक है। और बस तभी से लेके वो हालांकि यूई को पसंद तो करता आया था, उसने इसका प्रपोज़ल भी इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि वो आज तक बस इसकी मम्मी के साथ किया प्रॉमिस ही पूरा कर रहा था। ये मैडम तो यहाँ पे बस ऐसे ही खामखा में प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे कि मेरे पाँव पे चोट लग गई है। तो उससे प्रॉमिस ही लेने लगी थी कि देखो मैं जानती हूँ कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, इसलिए उनसे निमटना भी हम दोनों को मिलके ही चाहिए, यही रूल्स हैं। वो भी मान जाता है कि ठीक है हम दोनों मिलके ही उसे निपटेंगे। शीज़ी को तो यही मालूम था कि जैसे कि यूई घर छोड़ के जा रही है वो इसे रोकने के लिए आता है। इवन के घर पे लाने के साथ साथ इसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गिफ्ट भी देता है। वो तो जानबूझ के ही इसके क्लोज ही आई जा रही थी, इससे अपने सारे काम करवाती है। वो बस इसी में खुश हो जाता है। ये कहती है कि चूँकि अब हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं इसलिए तुम मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाओगे, अपने जो भी सीक्रेट्स होंगे मुझे बताओगे। वो भी फ़ौरन से मान जाता है। अब इन दोनों को साथ में देख के हमारे हीरो को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उसे जाके मना भी तो नहीं कर सकता था। तो देर के बाद ही अपने ब्रदर इन लॉ के पास पहुंचता है, इनके फू के पास, कि क्या तुम मुझे बताओगे कि लड़कियों को कैसे प्रपोज करते हैं। वो कहता है कि अगर तुम्हें पता नहीं है कि लड़कियों को क्या पसंद है तो मुझसे क्यों आके पूछते हो। पहले गुस्से में लग रहा था और इवन के इससे पहले कि इससे आके कुछ भी पूछता वो आगे से कह देती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि एक हॉल है जहाँ पे कि डैड अक्सर ही अकेले जाया करते हैं, तो क्या हम यूँ कर सकते हैं कि उस हॉल में जाएँ और हमें वो वाला लेजर मिल जाए जिसकी की तलाश तुम्हें है, और इसके बाद ही हम अपने दुश्मन को उसके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। अब अचानक जैसे इन्हें किसी की आहट सुनाई देती है तो ये फ़ौरन से उसे छुपा देता है। एक्चुअली मैं यहाँ पे इससे मिलने के लिए कोई और नहीं बल्कि जीवे ही आई थी। क्या ये भी चुप करके उन्हें देखती रहती है और काफ़ी जेलिस भी फील करती है। नेक्स्ट डे ये उस हॉल के बाहर पहुँच आया था जहाँ पे कि डैड जाने वाले थे, लेकिन अचानक ही इस पे तीरों की बरसात हो जाती है और इसी दौरान ये ज़ख्मी भी हो गया था। फ़ौरन से इसकी हेल्प करने के लिए हमारी क्यूट सी हीरोइन आ गई थी। वो इसे चुप रहने को बोलता है कि देखो वैसे भी तुम्हें यहाँ पे तो अव्वल आना नहीं चाहिए था, अगर आ गई हो तो हमें इनके हथों नहीं लगना है, इस तरह से हमारी जान को भी ख़तरा हो सकता है। वो तो इसे काटी कर लेती है कि हम दोनों ने प्रॉमिस किया था ना कि हम लोग साथ में ही मिल के अब काम किया करेंगे, लेकिन नहीं, तुम मुझे बिना बताए यहाँ पे क्यों आई थे। ऐसे ही सोचे में गुम बैठी होती है कि ऊपर से शीज़ी आके इसे सरप्राइज़ देता है। वेल वो इससे अपने लव की कन्फेशन भी करने लगा था कि मैं ये नहीं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो कि नहीं, लेकिन मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मुझे तुमसे लव हो गया था। मुझे यकीन है कि तुम ज़रूर मुझे एक्सेप्ट करोगी, अगर ना भी किया तो हर हाल में मैं वो काम करूँगा जो कि तुम्हें पसंद है। और इसी के साथ ही उसे हक कर लेता है। वो समझ रहा था कि शायद ये मुझसे शादी करने के लिए मान गई है। इसके बाद ही ये चारों तो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए ही पहुँच आए थे। इन दोनों के बीच तो लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है और वो भी इसे फिर इसके बराबर के ही जवाब देता है। ये सब कुछ तो जीवे भी देख रही होती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ये उसके साथ इतना ज़्यादा फ्री होने की कोशिश क्यों कर रहा है। खैर बाद में जैसे उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है तो ये भी जेलिस हो के अपने हाथों से यहाँ पे इसे भी खाना खिलाने लगी थी। अब जैसे इस साइड पे जाती है वो फिर से इसे पूछने के लिए आ जाता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना उस शख्स से दूर रहना, फिर भी उसके साथ क्या कर रही थी, और इवन कि तुमने उसका प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया। ये कह देती है कि हाँ तो और क्या करूँ, तुम मेरे भाई हो ना तो मुझे बस प्रोटेक्ट करो, और वैसे भी तुम्हें मेरी मम्मी के साथ किया प्रॉमिस पूरा करना चाहिए कि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो उसके बाद ही किसी अच्छे से लड़के को देख के मेरी शादी करवा दोगे। अब फिर ऐसे जेलिस क्यों फील कर रहे हो कि तुम मुझे पसंद करते हो। ये कोई जवाब नहीं देता है तो अब ये फिर शीज़ी के साथ ही वहाँ से चली गई थी। अब ये उसके क्लोज आने की कोशिश करती है, वो इससे दूर चला जाता है। इसे तो यकीन हो गया था कि हो ना हो ये मुझे अवॉइड सिर्फ और सिर्फ यूई की वजह से ही कर रहा है और मैं उससे फिर से निमट लूँगी। थोड़ी देर के बाद ही वो इसके लिए ड्रिंक लेके आ गया था। होती तो ये शीज़ी के साथ ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस वक्त वो को याद कर रही होती है, उसके साथ सारे बिताए पलों को भी, कैसे हम दोनों साथ में मस्ती किया करते थे।
ये किस करने के लिए उसके क्लोज आता है तो ये फ़ौरन से साइड पे हो जाती है। वो भी खैर फिर कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट सीन में ही जीवे ने इसे मिलने के लिए बुलाया था। वो इसे अपना बदला लेना चाहती थी कि आखिर ये खुद को समझती क्या है। एक तो मेरे भाई के साथ घूम रही है और दूसरा के मेरे बॉयफ्रेंड को भी पटाने की कोशिशों में है। उसने यहाँ पे इसे बेहोश कर दिया था और थोड़ी देर के बाद ही जानती थी कि इसके डैड को लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। अपने डैड के बेड पे ही इसे भेज देती है। इसे तो थोड़ा थोड़ा होश होता है। काफ़ी परेशान लग रही थी और इधर डैड खुश हो रहे होते हैं कि वाह, मेरी बेटी को तो मेरे टेस्ट के बारे में पता है कि आखिर मुझे कौन सी गर्ल्स पसंद है। खैर अब डैड ये भी नहीं आगे से देखते हैं कि ये वाली लड़की कम से कम उसकी बेटी की एज की है। लेकिन ना, जो घटिया शख्स हो वो भला इस चीज़ को कहाँ देखता है। मिस्टर शैन के सर पे आके फू ने हिट कर दिया था। वो बेहोश हो जाते हैं एंड देन ये तो जूही को लेता हुआ वहाँ से चला ही गया था। बेचारी काफ़ी घबराई हुई लग रही होती है, इसलिए आज की रात उसने इसे अपने साथ ही स्टे करने का कह दिया था। अब ये कहती और फू बात ना मानता, ये कैसे हो सकता था। अब जैसे ये उसके शोल्डर पे सर रख कर सोती और काफ़ी क्यूट लग रही थी। वो तो इसे देख के यहाँ पे स्माइल ही करने लगता है। अगले दिन जीवे की जैसे ही आँख खुलती है तो खुद को अपने डैड के साथ पाके एकदम शॉक्ड रह गई थी कि मैं यहाँ पे कैसे आई। मैंने तो जूही को भेजा था ना। और बस फिर क्या था, एम्बेरस फील करती हुई वहाँ से भागी जाती है। इधर डैड का भी गुस्से के मारे काफ़ी बुरा हाल होता है कि रात को पता नहीं मुझे किसने हिट किया था। मैं बस उसकी शक्ल नहीं देख पाया था। मुझे जानना है कि जूही जब भी डेंजर में होती है उसे कौन बचाने के लिए आता है। तो उनका असिस्टेंट उन्हें एक आइडिया देता है कि अब की बार फिर से जूही को मुसीबत में डाल देते हैं। अब जब वो उसे बचाने के लिए आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। ये सुन के ही डैड खुश हो जाते हैं कि ठीक है, ये आइडिया तो काम करेगा। अब हमें शीजी को ही दिखाया जाता है जो कि इसे फिर से ड्रेसेस दिलाने के लिए लेके आया था। ये मना भी करती रहती है लेकिन वो नहीं मानता। और तभी ये एक बंदा आके उसे पकड़ के एक आइस हाउस में जाके कैद कर देता है। ये बेचारी बहुत ही परेशान हो जाती है कि यहाँ से कैसे निकलूंगी, और ठंड भी बहुत हो रही थी। इधर ही बैठ जाती है। अब ये वाकई में डेंजर में होती और वो इसे बचाने के लिए ना आता, भला ऐसे कैसे हो सकता था। अब फिर तभी ये नोट करते हैं कि जैसे कि इस आइस हाउस को बाहर से कोई लॉक्ड करके चला गया। और इधर डैड को असिस्टेंट आके खबर दे देता है कि वाकई में जैसे मैंने आपसे कहा था वो वाला पर्सन उसे बचाने के लिए आ गया। अब हम उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। ये अंधेरा होने की वजह से बहुत ही डर जाता है और ये मन के बेहोश भी हो गया था। वो इसे होश में लाने की कोशिश करती है और इसी दौरान ही डैड के सारे आदमी इसी दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं कि ये खोलो। अब जैसे उसे ओपन करते हैं तो सामने से कोई और नहीं बल्कि शीजी ही इसे लेके बाहर निकलता है। वो देख के एकदम शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक्चुअली में इसे जब होश आ गया था तभी इन्होंने सुना था कि जैसे कि कोई डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा है। शीजी को जैसे पता चला था कि मूली डेंजर में है तो वो भी इसकी हेल्प करने के लिए आ गया था। तभी वो फिर डोर ओपन होने के साथ साथ ये वहाँ से भाग गया और शीजी ही इसे लेके बाहर निकला। वो इसे अपने रूम में लेके आता है। अब तो उसने पक्का डिसाइड कर लिया था कि मूली चाहे जो हो जाए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, और अपना ये वाला फैसला डैड को भी सुना देता है। और ये भी कि बहुत जल्द अगर मैं उसे शादी कर लूँगा तो उसके बाद आप मज़ीद उसे बुली नहीं करेंगे। अगर ऐसा किया ना तो ये मैं आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ कि उसके बाद मैं आपका बिल्कुल लिहाज नहीं करूँगा। वो जिस तरीके से मूली का ख्याल रख रहा होता है, वो बेचारी यहाँ पे थोड़ा सा गिल्टी भी फील करने लगती है कि ये देखो ये मुझसे कितना ज़्यादा लव करता है और मैं फिर बस ऐसे ही रिवेंज लेने की खातिर ही इसके क्लोज आ रही हूँ। खैर जैसा कि अब मिस्टर शन ने इसके साथ बुरा किया था, उसके बदले में उनका जो भी सामान वगैरह होता है वो फू ने फिर अपने यहाँ ट्रांसफ़र करवा दिया था। ये सब कुछ देख के ये तो खुश हो जाती है कि इसका मतलब है कि जो मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा फू उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। खैर दोनों ही फिर थोड़ी देर के लिए घूमने फिरने के लिए आ गए थे। जो खाना ये खाती है उसे भी टेस्ट करवाती है। अब इसके फेस पे लगे उस खाने को ये साफ़ भी करने लगता है। काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। यहाँ पे भी फायरवर्क्स को ही देखने लगे थे। इवन कि इससे पहले कि इनके बीच किस होती ये तो डर ही जाती है। खैर इसके बाद वो इसे अपने साथ डांस करने को बोलती है, वो भी करने लगा था। फिर से काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। इसी बीच के इससे पहले कि फिर से मज़ीद एक दूसरे को किस करते एक छोटी सी बच्ची आ गई थी। वो समझ रही थी कि शायद ये उसकी गर्लफ्रेंड है, और बस यही सुन के खुशी के मारे यहाँ पे फोटो से काफ़ी सारे पैसे भी दे देता है। एंड देन दोनों विश भी मांगने लगे थे। ये तो हमेशा के लिए बस फू के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन फुआ भी अपनी विश के बारे में से नहीं बताता। और तभी हमें एक और पर्सन को दिखाया जाता है जिसने कि इन दोनों पे ही नज़र रखी हुई थी। घर पे आकर ये तो सिर्फ और सिर्फ जूही के बारे में ही सोच रहा था।
अब जानता तो था कि वो उससे कितना ज़्यादा लव करता है। दूसरी तरफ जूही का भी यही हाल होता है, वो तो अपनी और साथ ही साथ फू की भी एक ड्राइंग बनाने में ही बिजी होती है। इधर ही हमें दिखाया जाता है कि फू से मिलने के लिए जीवे आ गई थी और वो इसे वो वाली पिक्चर्स दिखाती है जिससे उस पर्सन ने इनकी फ़ोटोज़ बना ली थी, जिसमें कि ये और जूही दोनों साथ में बैठे थे। अब उसे पता चल गया था कि हो ना हो ये दोनों लवर्स ही हैं और कह देती है कि मैंने अपने डैड को जाके बता देना है। वो इस पर गुस्सा करने लगता है कि ऐसा करने का सोचना भी मत। यार ये कहाँ बाज आने वाली थी, इसे काफ़ी सारी बातें भी सुना देती। यही कहते कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस बारे में डैड को मत बताऊँ, उसके बदले में तुम्हें आज की रात मेरे साथ ही स्पेंड करनी पड़ेगी। इवन कि इसके काफ़ी क्लोज भी आई जा रही होती है। ये वाला सीन तो बाहर खड़ी जूही भी देख लेती है और बेचारी इमोशनल होती हुई वहाँ से चली ही गई थी। वो इसे अपनी ड्राइंग दिखाने के लिए ही जो आई थी। ये तो उसे कह देता है कि तुम मुझे क्या समझ रही हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ। साथ ही साथ वो फ़ोटोज़ भी इसमें कि ये अपने डैड के साथ ही सोई पड़ी थी। वो हैरान कि क्या ये सब कुछ तुमने किया था। ये कह देता है कि हाँ मैंने ही किया था। तुम क्या समझती हो कि जैसे कि तुम हमारी फ़ोटोज़ बना सकती हो, मैं नहीं बना सकता हूँ। अगर तुमने मेरी फ़ोटोज़ अपने डैड को दिखाई तो ये भी मैं पूरे शहर में बांट दूँगा, फिर तो तुम्हारी सारी इज्जत की धज्जियाँ ही उड़ जाएंगी। वो काफ़ी परेशान हो जाती है। ये कैसे मिले थे, इसके साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। एक दफ़ा ये कुछ गुंडों के हाथों लग गई थी। इससे पहले कि वो इसे मारने की कोशिश करते, तभी ऊपर से फू ने आके इसकी हेल्प कर दी थी और इसे तो उससे फर्स्ट साइट लव ही हो गया। और तब से लेके आज तक इसकी तो बस एक यही ख्वाहिश थी कि मैं हर हाल में फू से शादी करूँगी। शीजी जूही के पास पहुंचा होता है और उसे अपने साथ बाहर ही लेके आ गया था, यही बताने के लिए कि मैंने तुम्हारे साथ शादी करने का फैसला कर लिया और वो भी बहुत जल्द। और इवन के ये भी कहने लगा था कि हम दोनों की जब शादी हो जाएगी तो उसके बाद हम उसी हॉल में जाएंगे जो कि हमारे आबाओ अजदाद का है, उसमें हम जाके अपने मैरिज सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। ये सुन के अब आगे से वो भी कुछ नहीं कहती कि चलो इस बहाने से हमें उस हॉल में जाने का मौका तो मिल जाएगा। इन दोनों को साथ में देखते तो यहाँ पे फू को बहुत ही जेलसी होती है और वो आके इस पर गुस्सा भी करने लगा था। ये भी कह देती है कि अच्छा अगर मैं शीजी के साथ थी तो तुम भी तो इस वक्त जीवे के साथ ही थे। और ये कहती हुई फिर वहाँ से चली ही गई थी। आज के दिन तो ये बहुत सारी ड्रिंक भी कर लेता है। एक्चुअली मैं नहीं चाहता था कि जूही शीजी से शादी करे। इसके बाद जैसे ही रूम में आता है तो वहाँ पे फिर से जीवे मैडम ने कुछ रखा हुआ था जिसकी वजह से कि इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसे चक्कर आने लगे थे और काफ़ी हॉट भी फील करने लगा था। और बस फिर क्या था, इसी बात का ही तो ये फ़ायदा उठाना चाहती थी। ऊपर से आ भी जाती है लेकिन वो तो फ़ौरन से इसे अपने रूम से बाहर निकाल देता है। अब ये वाला सारा सीन तो जूही ने भी देख लिया था और वो बस इसका पता करने के लिए आती है कि आखिर इसको हुआ क्या है और अभी अभी इसने उसे धक्का क्यों दिया था। यार यहाँ पे इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो रही होती है। अब जैसे ही वो इसे हक करता है तो यहाँ पे ये नोट करती है कि इधर तो जीवे का टॉप भी पड़ा हुआ है। वो तो अब यही सोचने लगती है कि हो सकता है कि ये मुझे यहाँ पे जीवे ही समझ रहा होगा, इसलिए तो मेरे इतने क्लोज आई जा रहा है। तो यहाँ पे इसे पकड़ के अपने लव की कन्फेशन भी कर देता है और ये भी कहने लगा था कि प्लीज़ यहाँ से मत जाओ। वो भी खैर नहीं जाती है, ऑलरेडी उसे पसंद करती थी, इसलिए आज की रात ही दोनों ने साथ में ही स्पेंड कर ली थी। नेक्स्ट डे सबसे पहले जूही की ही आँख खुलती है और वो बस चुपके से वहाँ से चली ही गई थी। खैर अब ये लोग तो शादी की तैयारियां करने में ही मसरूफ़ हो जाते हैं। शीजी तो इसे लेके एक शॉप पे ही पहुंचा होता है कि तुम अपनी पसंद की यहाँ से रिंग बाय कर सकती हो। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी रिंग उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग गई थी और तभी ऊपर से जीवे की भी एंट्री हो जाती है जिसके साथ साथ के फू भी था। और वो इन सबको यही कहने लगी थी कि अब तो फू ने खुद मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया और इसके हाथ में से रिंग भी निकाल लेती है कि ये तो हम ही लेंगे। और तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे वो इसे टॉप वापस करने के लिए आया था और इवन कि इससे शादी करने के लिए भी मान गया। ऐसा क्यों, उसके बारे में तो हमें बाद में ही पता चलेगा। जीवे तो बस इसी बात को ही लेके खुश थी कि मेरी जल्द से जल्द शादी फू से हो जाएगी, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। दोनों बहन भाइयों ने एक ही दिन में शादी करने का सोच लिया था। अब ये वेडिंग ड्रेसेस बाय करने के लिए आ जाते हैं और तभी ये जैसे ही अपना वेडिंग ड्रेस पहन के बाहर निकलती है तो सामने से फू ही खड़ा था। वो गलती से इसके रूम में आ गया था। वो फिर से इसे शीजी से शादी करने से रोकने ही लगा था कि अगर मैं अपनी सेल्फ का सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मैं इनके जीवे से शादी कर रहा हूँ तो मैं उसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मानने वाली होती। ये दोनों बहन भाइयों को रियलाइज हो जाता है कि अगर हम दोनों यहाँ पे हैं तो ज़रूर फू तो फिर इस वक्त तो जूही के पास ही होगा। पाक के उसके पास पहुँचते हैं लेकिन शुक्र है कि इस वक्त तो फू उधर से जा ही चुका था। इधर ये मैडम ऐसे नहीं उसकी जान छोड़ने वाली थी। दोनों के बीच अच्छी खासी फाइट भी हो जाती है और इनके शोर की आवाज़ सुनते ही वो दोनों भागे भागे इनके पास आते हैं।
खैर थोड़ी देर के बाद ही ये फिर से ड्रिंक करने में बिजी कि मैंने इतना समझाया है उसे कि शीजी से शादी मत करे, लेकिन वो मेरा कहना क्यों नहीं मान रही है। अब जैसे ही जीवे से बात करने के लिए आया था उसकी नज़र ही चीज़ी पे पड़ती है जो कि इसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने में ही बिजी था। अब इसे पास से गुजरते हुए देख के वो कह देता है कि क्या आप हमारी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे वो इसके सामने उसे किस करता है तब तो इसका गुस्से के मारे बुरा हाल, इसने वो कैमरा नीचे गिरा दिया था। इस तरह से जो भी उसने फ़ोटोज़ क्लिक की थी वो सारी की सारी तो ख़राब होकर ही रह जाती हैं। ये तो फिर अब अपने ब्रदर इन लॉ को कुछ भी नहीं कहता और जूही को लेता हुआ चला ही गया था। अब थोड़ी देर के बाद ही एक पर्सन आके जूही को किडनैप कर लेता है और ऐसा करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि जीवे ही होती है। अब ये बेचारी वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है। शीजी को जैसे ही मालूम होता है कि फिर से किसी ने जूही को किडनैप कर लिया है तो वो बहुत ही परेशान हो गया था, उसे ढूंढने जाने का ही डिसाइड करता है। ये बेचारी बहुत ही भागने की कोशिश करती है, उनके हाथ तो लग गई थी लेकिन शुक्र है कि एंड टाइम पे हमारा हीरो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पहुँच आया था। दोनों ही उनसे भागने के चक्कर में ही एक गुफा में जाके छुप जाते हैं, लेकिन काफ़ी अंधेरा भी हो गया था। वो तो जेलिसी में आके फ़ौरन से इसे किस भी कर लेता है। अब इसके हाथ पे लगी बुलेट को देख के वो इसे निकालने की कोशिश करती है, इसे भी इतना ज़्यादा पेन भी नहीं होता। वो कह देता है कि तुम क्या समझ रही थी कि शायद रात को मैंने ये सोचा होगा कि मेरे साथ तुम नहीं बल्कि जीवे हो। नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने जो कन्फेशन की थी वाकई में मेरा वही मतलब था। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता आया हूँ, लेकिन तुम्हारी मम्मी से जो प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छे लड़के के हाथों सौंप दूँगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जब भी मैं तुम्हें किसी के साथ देखता हूँ मुझे बहुत ही जेलिसी होती है। तो तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो कि ठीक है हम दोनों उनसे शादी तो करेंगे लेकिन उन्हें खुद को टच नहीं करने देंगे, बस अपना बदला लेने के लिए। ये भी मान जाती है। काफ़ी खुश भी लग रही थी कि चलो शुक्र है कि सिर्फ मैं नहीं बल्कि ये भी मुझे पसंद करता था। दोनों ही यहाँ पे फिर से इंटीमेट हो जाते हैं और अगले दिन वो तो बहुत ही खुश लग रही होती है। जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं तो सामने से शीजी ही खड़ा हुआ था। वो तो इसे लेने के लिए ही आया था और हैरान कि तुम्हारे साथ ये वो क्या कर रहा है। वो उसे कह देता है कि रात को मैंने ही इसकी हेल्प कर दी थी, इसके पाँव पर चोट लगी थी तो इसकी वजह से ही हमें फिर यहाँ से निकलना मुश्किल ही हो गया। खैर वो इसे लेके अब अपने रूम में आ जाता है। यही कहने लगा था कि डैड तो यहाँ पे नहीं है, वो किसी सिलसिले में काम से गए हुए हैं और उनके आते ही वेडिंग सेरेमनी का भी अरेंज कर लेंगे। वो तो जीवे के पास उसी आदमी को लेके आया था जिसने कि उसे ऑर्डर दिया था कि जाके जूही को किडनैप कर लो। इसी के सामने उसे मार देता है और इसे भी वार्न करने लगा था कि नेक्स्ट टाइम अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की ना तो तुम्हारा भी यही हाल करूँगा जो कि इस पर्सन का किया। वो तो काफ़ी घबरा जाती है, लेकिन फिर नेक्स्ट डे कुछ गुंडों ने उसे किडनैप कर लिया था और इवन के एक मट्टी में दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं। डैड जैसे ही अपना काम खत्म करके वापस आते हैं तो उन्हें एक मेड के थ्रू पता चलता है कि उनकी बेटी को किसने किडनैप कर लिया। वो काफ़ी घबरा गया था, सारे लोग उसे ढूंढने में लगे हुए होते हैं और फाइनली वो उन्हें मिल भी जाती है। सबसे कहने लगी थी कि मुझे किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि जूही ने ही करवाया था। इसी पे इल्ज़ाम लगाने लगती है, लेकिन वो कह देती है कि मैंने ऐसा क्यों करना था। शीजी भी उसका साथ देता है कि वाकई में तुम्हें ढूंढने में इसने ही हमारी हेल्प की थी तो ये तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगी। ये तो जस्ट उनके सामने ही मासूम बनने की कोशिश कर रही थी। एक्चुअली में इसे किडनैप जूही नहीं करवाया था, वो बस उसे सबक सिखाना चाहती थी कि जैसे पिछली दफ़ा उसने मेरे साथ किया था उसे भी पता होना चाहिए कि जब बंदा किडनैप होता है या किसी के हाथों चढ़ता है तो कैसा फील होता है। दोनों साथ में खड़े ही होते हैं कि किसी की आहट सुन के अब वो तो फ़ौरन से चुप जाता है। यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि शीजी ही आया था। वो इसके साथ ड्राइंग वगैरह भी बनाता है। इसे काफ़ी बुरा लगता है कि ये मुझे कितना पसंद करता है और देखो मैं इसे चीट करने की भी कोशिश कर रही हूँ। उसके जाने के बाद ही वो इसे आइंदा के बाद शीजी से दूर रहने को ही बोलने लगा था कि तुम क्या समझती हो कि वो बहुत ही इनोसेंट है। ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो एक नंबर का प्ले बॉय है, बस तुम्हारे दिल तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है, वरना कि वो तुम्हारे साथ क्या कर सकता है मैं बेहतर जानता हूँ। अपने डैड के बिजनेस में भी वो उनका हाथ बढ़ाता है। इन शॉर्ट मैं तुम्हें बता दूं कि वो इतना भी अच्छा नहीं है जैसा कि तुम उसे समझ रहे हो, इसलिए ये गिल्ट मत फील करना कि जैसे कि तुम उसके साथ बुरा करने की कोशिश कर रही हो। ये भी उसकी बातों पे बिलीव कर लेती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब ये जैसे ही सो रही होती है तो इसे एक सपना आता है कि जैसे वो फू के साथ है, तभी शीजी के डैड ने आके इन दोनों को ही मार दिया है। खैर इसके साथ इसकी आंख खुल जाती है, बहुत ही घबराई हुई लग रही होती है।
शीजी तो दिन ब दिन बस इसके क्लोज आने की कोशिश करता जा रहा था। वो तो ये सब कुछ देख के बहुत ही जल भुन जाता है, लेकिन उसे कुछ कह भी तो नहीं सकता था, बस दूर दूर ही रहता है। बाद में आके उसे हक भी कर लेता है कि प्लीज़ अभी भी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, हम बाद में ही उससे बदला लेंगे, बल्कि यूँ करो कि तुम मेरे असिस्टेंट के साथ चली जाओ और उसके बाद ही मैं मिस्टर शेन से बदला लेने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊँगा। लेकिन वो कहती है कि अब हम इतनी दूर तक पहुँच आए हैं, तो इसलिए यही बेहतर है कि हम अब वही करें जो कि पहले से हमने ऑलरेडी प्लान कर रखा है। ये डैड से कह देता है कि मैं जीवे से शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो इसलिए हम दोनों ने वेडिंग उसी दिन ही करने का डिसाइड किया है जिस दिन के जूही और शीजी की है। वो भी खुश हो जाते हैं कि हाँ तो ठीक है, अच्छी बात ही है। यहाँ पे जीवे भी कह रही थी कि चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये कब से ही जूही को पसंद करता आया है, लेकिन ये मुझसे शादी करने के लिए मान गया, तो इसलिए मुझे भी कोई ऐतराज़ नहीं है। नेक्स्ट हमें इनकी वेडिंग सेरेमनी का ही सीन दिखाया जाता है। वो खुद ही जूही को तैयार करने के लिए आया था। किसी की आहट सुनने के बाद वो चुप जाता है। यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि जीवे ही थी। वो बस यही मालूम करने के लिए आई थी कि वो इधर है या नहीं है। दोनों ग्रूम्स एंड ब्राइड्स अब अपनी मैरिज सेरेमनी में ही पहुंचती हैं। अब यहाँ पे अचानक ही फू जूही का हाथ पकड़ के वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था। इवन के जो भी इसके रास्ते में आता है इसने सबको ही मार दिया था और काफ़ी गुस्सा भी करता है। ये रो रही होती है कि तुम्हें कम से कम इन मासूम लोगों को नहीं मारना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो इसके क्लोज आ जाता है, इसका हाथ भी पकड़ लेता है कि मैंने कहा था ना कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, किसी और का होने का तुमने सोचना भी नहीं था। वो फोर्सफुली इससे पहले किसे किस करता वो इसे थप्पड़ मार देती है। जूही तो गन निकाल के इसके ऊपर ही तान लेती है कि मेरे क्लोज की कोशिश मत करो। खैर ये सब कुछ तो जूही की इमेजिनेशन ही थी। वो अब इस सब से बाहर आ जाती है। वो तो इधर कुछ भी नहीं करता। इन दोनों की अभी मैरिज नहीं हुई थी, क्योंकि ना तो इन्हें सर्टिफिकेट मिले थे और ना ही इन लोगों ने उनके ऊपर साइन किए थे। फिलहाल डैड ने यही कहा था कि आज दिन ये थोड़ी सी सेरेमनी हो जाए, सारे गेस्ट वगैरह को बुला लिया गया था, उसके बाद कल ही हॉल का दरवाज़ा खोला जाएगा और वहीं पर जाकर ही तुम लोग अपने मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करोगे। ये भी खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है, एक दिन तो है ही ना हमारे पास। इसने तो रात के वक्त फू को ड्रिंक करवा के बेहोश करने का ही सोच लिया था, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी ही फू के पास प्लान मौजूद था। वो इसे ही ड्रिंक करवा के बेहोश करके फिर बेड पे ही आके लिटा देता है। बाहर आके उसने खुद तो टी पी ली थी, जिसकी वजह से कि उसे कुछ होश आता है। अब ये जैसे जूही के क्लोज आने की कोशिश करता है तो वो इसे कहती है कि क्यों ना हम पहले ड्रिंक कर लें, और उसे भी ड्रिंक करवा के बेहोश कर देती है। और दोनों ही फिर बाहर मॉम की ग्रेव पे ही आ गए थे। इनके पास बस एक ही दिन बचा था कि यही सही मौका है कि हम उस हॉल में घुस जाएंगे और इस तरह से हमें जो भी लेजर की तलाश है वो मिल जाएगा, हम अपनी मॉम का बदला ले लेंगे। अगले दिन जैसे ही इसकी आँख खुलते तो इसे कुछ भी याद नहीं था। कल रात बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है ना, और कुछ ऐसा सा हाल जीवे का ही होता है। खैर मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करने के लिए जैसे ही हॉल के बाहर पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे तो आग लग गई है। इधर सारे लोगों ने भागना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इसी बात का फ़ायदा उठा के जूही ने तो हॉल का दरवाज़ा ओपन कर दिया होता है। अब जैसे ही वहाँ पे आती है तो इसे कुछ कागजात वगैरह मिलते हैं। उनको देखते देखते अचानक ही एक सर्टिफिकेट पे इसकी नज़र पड़ती है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि इसके मॉम और डैड का ही होता है, उनकी मैरिज सर्टिफिकेट। वो तो यहाँ पे मिस्टर शेन को देख के भड़क गई थी कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन लेडी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप था। वो भी हैरान होते हैं कि तुम इन्हें कैसे जानती हो। इन्हें बता देती है कि मैं उनकी बेटी हूँ। ये सुनते ही वो एकदम शॉक्ड रह जाते हैं कि इसका मतलब है कि तुम मेरी भी बेटी हो, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी वाइफ ही हैं। और उनकी निशानी भी इसे थमा देते हैं और यही बताने लगे थे कि कैसे पास्ट में मैं और तुम्हारी मॉम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते थे। फिर मेरी फैमिली ने मुझे अब्रॉड भेज दिया, मिनके तब वो प्रेग्नेंट थी। उसके बाद ही पता नहीं कैसे उस बेचारी को घर से भी निकाल दिया, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमारा रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर जब मैं अब्रॉड से वापस आया तो मैंने बहुत ढूंढा अपनी वाइफ को, लेकिन वो मुझे मिली ही नहीं। और फिर फाइनली एक दिन मुझे उनका पता चल गया और मुझे ये भी मालूम हुआ था कि मेरी तो एक बेटी भी पैदा हुई है जिसका नाम कि जूही है। मैंने नहीं सोचा था कि वो तुम होगी। खैर वो हैरान होकर पूछती है कि वैसे अगर आप मेरी मॉम से इतना ज़्यादा लव करते थे तो आपने उन्हें मारा क्यों था। ये कह देते हैं कि मैंने तो उसे नहीं मारा था। उस दिन जैसे ही मैं पहुंचा था तो एक्चुअली में तुम्हारी मॉम तो ऑलरेडी ही मरने वाली थी, क्योंकि उन्हें किसी ने पॉइजनस इंजेक्शन लगाया था। ये सुन के वो शॉक्ड, लेकिन फिर भी नहीं मानने वाली होती कि आप मेरे डैड नहीं हो सकते हैं। ये सब कह के भाग जाती है। जूही तो भाग के फू के पास पहुंचती है और उसे सारी बात का बता देती है जो कि डैड ने इसे कहा था। खैर ये भी कहने लगी थी कि इसका मतलब है कि शीजी मेरा भाई है और उसकी और मेरी शादी हो ही नहीं सकती है। जैसे ये सब कुछ बताने के बाद वहाँ से जाती है
तो पीछे से ये कोई पॉइजन वाली छोटी सी बॉटल निकालता है जिसे देखने लगा था। जुई जो कि यहाँ पे कुछ भूल गई थी उसे लेने के लिए आती है तो इसके हाथ में वो पॉइजन वाली बोतल देख के एकदम हैरानी रह गई थी कि ये इसके पास कैसे पहुंची। इसका मतलब है कि जो तब डैड ने मुझे कहा था कि मेरी मॉम को किसी और ने नहीं बल्कि फ़ू ने ही मारा है, तो क्या ये बात सच है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि अगले ही दिन डैड ने अपनी बेटी को सबके सामने इंट्रोड्यूस करवा दिया था और ये भी कहते हैं कि अब तो शीज़े की और इसकी तो शादी हो ही नहीं सकती है क्योंकि ये दोनों तो बहन भाई हैं। ये सुनते ही शीज़े तो एकदम शॉक्ड रह जाता है और इवन के जीवे की भी यही हालत होती है कि इसका मतलब है कि जिसे अब तक हम बुली करते आए थे वो कोई और नहीं बल्कि हमारी ही बहन थी। वो तो इस बात को एक्सेप्ट करने को बिल्कुल तैयार होते ही नहीं है, लेकिन अब चूंकि डैड ने कंफर्म कर दिया था तो इसलिए कुछ कह भी तो नहीं सकते थे। फ़ू जुई को साइड पे ले जाके समझाता भी है कि हो सकता है शैन तुमसे झूठ बोल रहा हो, बट वो इसकी बातों को सीरियस ही नहीं लेती है। पहले ही शैन ने फ़ू के खिलाफ इसके दिल में बीज बो दिया था। जीवे तो कभी भी जुई को अपनी बहन बनाने को तैयार नहीं थी कि कह दें डैड आप झूठ बोल रहे थे, उसका हमसे कोई भी रिलेशनशिप नहीं है ना। वो कहते हैं कि जो सच था मैंने बता दिया, ये अब तुम लोग बिलीव करो या ना करो मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बस जुई तुम लोगों की बहन है, आइंदा उसे परेशान करने का सोचना भी मत। इससे तो ये बात हजम हो ही नहीं रही होती है, उस पर गुस्सा करने के लिए भी आ जाती है कि तुमने डैड को कैसे अपने जाल में फंसा लिया है। ये भी कहती है कि ऐसी बात नहीं है जैसा कि तुम समझ रही हो, मैं तो पहले की तरह कमज़ोर भी नहीं रही हूँ कि तुम जब चाहे आके मुझ पे हाथ उठा सकती हो। नेक्स्ट टाइम ऐसा करते वक्त बहुत ही एहतियात करना, समझी तुम। बाकी जीशी की रिंग भी उसे वापस कर देती है। आज तक जितनी भी उसने इसकी हेल्प की थी उसके लिए भी उसे थैंक यू कहती है। जीशी ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिस पर्सन से वो डीपली लव करता था, इवन के उससे शादी भी करने वाला था, वो उसकी बहन निकलेगी। रियलिटी को खैर वो झुटला तो नहीं सकता था। तभी हमें दिखाया जाता है कि इनकी फ़ोटोज़ उस वक्त जीशी ने ही अपने प्लान के अकॉर्डिंग क्लिक की थी और अपनी बहन को ही जाके भेज भी दी। ये इतना भी शरीफ नहीं था जितना कि जुई उसे समझती आई थी। नेक्स्ट ही फ़ू के पास आती है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना पसंद करोगे। वो भी मान गया था। ये अब फ़ू को पहले जितना ट्रस्ट नहीं करती थी। इसने पॉइजन असिस्टेंट को बाहर जाके फेंकने का कह दिया था कि कहीं जुई ना देख ले। वो भी बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा कि उसने करने को कहा था, बट जुई की नज़र तो उस पर पड़ ही चुकी थी। अब उसे मिस्टर शैन की बातों पे यकीन आने लगा था कि इसका मतलब है कि मेरी मॉम को तब पॉइजन दे के फ़ू ने ही मारा था और मेरे सामने घुमना मीसना बनकर फिरता रहा कि कभी मैं ये जान ही ना पाऊंगी। मॉम की ग्रेव पे आके उनसे प्रॉमिस भी करती है कि अब मुझे फ़ू की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही आपके दुश्मन का रिवेंज लूँगी। ऊपर से वो भी इसे देखने के लिए आ गया था। उसके सामने तो यूँ प्रिटेंड करती है जैसे कि वो कुछ जानती भी ना हो। डैड से भी कहती है कि आपका जो भी नेक्स्ट प्लान है मैं उसमें आपकी हेल्प करूँगी, जो भी आप करने को मुझे कहेंगे मैं वही करने को तैयार हूँ। वो तो पहले ही फ़ू को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते थे, अब जुई साथ दे रही थी तो इससे बढ़ के उनके लिए खुशी की और क्या बात हो सकती थी। उनके कहने पे ही ये फ़ू को ना सिर्फ एक सरप्राइज़ देती है बल्कि कुछ दिन उसे अपने साथ टाइम स्पेंड करने को भी बोलने लगी थी कि पता नहीं फ्यूचर में तुम मेरे साथ होगे या नहीं होगे, क्या जाने। वो भी मान जाता है। अब जितने दिन ये दोनों एक साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, अपने लिए बेस्ट मेमोरीज भी बनाने लगे थे, तब तक कि पीछे से डैड ने फ़ू के गैंग पे अपना कब्जा जमा लिया था। ये भी उसका ध्यान अपनी तरफ माइल करने में कामयाब हो गई थी। वो इसे सोते देख के अब यही कहता है कि मैंने अब बहुत ज़्यादा ही वेट कर लिया, अब तो पक्का मिस्टर शैन से बदला लेने का वक्त आ गया, उसे अपनी लाइफ से निकाल दूंगा और मैं हंसी खुशी अब सिर्फ और सिर्फ जुई के साथ ही अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ। तो क्या वाकई ही में वो इनोसेंट है और मिस्टर शैन चालाक हैं या नहीं, चलो पता तो हमें बाद में चल ही जाना है। ये फ़ू को अपने लिए खाना फिर लाने को बोलती है। जब तक वो लेके आता है तब तक यूँ ही वहाँ से चली ही गई थी, बस एक मैसेज ही पीछे छोड़ के जाती है। डैड ने ही उसे हॉस्टेज बना लिया था कि इसे बचाना चाहते हो तो अपने गैंग का जो भी बैज है मेरे हवाले कर दो। उसे भी करना पड़ता है क्योंकि वो बस यूई की ही भलाई चाहता था कि इसे छोड़ दो, इसे कोई भी नुकसान मत पहुँचाना। पीछे से यूई ने इसी पे ही अटैक करके इसे बेहोश कर दिया था। मीन के ये किडनैपिंग सीन भी इनके प्लान का ही एक पार्ट था।
डैड को यकीन आ जाता है कि अब जुई उन पे ट्रस्ट करने लग गई है। ये फू से पूछती है कि क्या सच में तुमने ही मेरी मॉम को मारा था? तो वो भी कह देता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने ही ये सब कुछ किया था। हमने अपना बचपन बहुत ही गरीबी में गुजारा है। वो बस जैसे तैसे करके मैं पैसा कमाना चाहता था, बट वो मुझे गलत काम करने से ही रोकती थी। और इवन कि तुम्हें तो वो वाला वाक़या याद ही होगा कि कैसे मैं उनके लिए मेडिसिन चोरी करके लाया था और उन्होंने मुझे पनिश किया था। मुझे तब बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आया था और इस वजह से उन्होंने मुझे इतना क्यों मारा था। अब ना ही वो मेरी लाइफ में इंटरप्ट करती और ना ही फिर मैं उनके साथ ऐसा करता। ये सुन के जुई को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड देन वो उसे मारने भी लगी थी। ये सब कुछ तो मिस्टर शन भी खड़े देख रहे होते हैं। वो तो जुई पे बड़ा प्राउड फील करते हैं कि तुम मेरी उम्मीदों पे पूरा उतर रही हो। मैंने तो अब ये भी सोच लिया है कि अपना बिजनेस भी तुम्हें ही सौंप दूँ, और ये सब कुछ तो वो पहले से ही डिसाइड कर चुके होते हैं। अब बाद में इन्हें खबर मिलती है कि फू तो उनके चुंगल से भाग के निकल के चला गया, तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। उसने जुई को भी किडनैप कर लिया था कि मेरे पीछे मुझे ही धोखा देने की आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। तभी मेरे साथ गई थी कि पीछे से शैन मेरा गैंग हथिया ले और इसकी वजह से तुम्हें भी पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। अब उसकी बैक साइड पे चाकू से अपना नेम भी लिखने लगा था कि ये ना चाह के भी तुम्हारी पीठ के पीछे ही रहेगा, तुम नहीं हटा पाओगी। दूसरी तरफ मिस्टर शन को जैसे ही मालूम होता है कि फू ने जुई को किडनैप कर लिया है, तो उन्हें कोई भी टेंशन नहीं होती है, बल्कि खुशी लग रहे होते हैं कि जुई और फू बस आपस में ही लड़ के एक दूसरे का सर फाड़ दे। बाद में वो तो आराम और सुकून के साथ ही ना सिर्फ उसके गैंग पे कब्जा जमा लेगा, बल्कि ड्रैगन सिटी में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ही राज होगा। वेल एक्चुअली में जब ये शहर से बाहर गए थे तो उन्होंने पता चला लिया था कि जुई और फू बदला लेने के लिए उनके क्लोज आए हैं, क्योंकि उन्होंने तो जुई की मॉम का कत्ल किया था। वो बस स्टोरी में ट्विस्ट लाना चाहते थे। हॉल में जानबूझ के ही अपने और जुई की मॉम के मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह भी उन्होंने रखवा दिए थे, क्योंकि जानते थे कि एक ना एक दिन ज़रूर जुई कुछ इन्वेस्टिगेट करते हुए यहाँ पे पहुँच जाएगी और जब उन्हें देखेगी तो यकीन कर लेगी। फिर मैं उसे फू के अगेंस्ट करूँगा और इस तरह से वो आपस में ही लड़ के मेरे रास्ते से खुद ही हट जाएंगे। बहुत ही शातिर दिमाग होता है इसका। असिस्टेंट वे फू से कहता भी है कि आप जुई को बता क्यों नहीं देते हैं कि उसकी मॉम को आपने नहीं मारा था। तो ये कहता है कि वो भी जानती है कि मैंने ऐसा नहीं किया। असल में कल्प्रिट तो शैन ही है, वो तो बस इस सब के बारे में सब कुछ जान चुकी है। उसने कभी शैन को डैड माना ही नहीं है, बस प्रीटेंड कर रही है कि जैसे कि वो शैन के साथ लॉयल है और मुझे उनके लिए ही मारना चाहती है। रियलिटी में वो खुद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि क्या करूं। वो जानबूझ के उसे परेशान करने के लिए भी आ गया था कि ये मुझे मार ही दे, इस तरह से चलो शैन की नज़रों में अच्छी तो बन जाएगी, वो इसे तो कुछ नहीं कहेगा। अगर मेरी लाइफ जाती है तो चली जाए। ये भी यहाँ पे पिस्टल उठाती ही है, तभी ऊपर से वे आ जाता है कि आपकी मॉम को इसने नहीं मारा था, यही सच है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप दोनों आपस में मज़ीद लड़ाई झगड़ा करो। शैन तो बस चाहता है कि आप दोनों आपस में ही लड़ के मर जाओ और वो आज़ाद घूमता रहे। ये सुनते ही यूई का शक अब यकीन में बदल गया था कि मैं पहले ही जानती थी कि तुम कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हो। पता है मैं शैन के साथ क्यों रह रही थी, क्योंकि मैंने उसके लेजर का पता चला लिया था। सो बस वो करती आई जो वो कहता आया। दोनों ही शैन से निमटने के लिए मिलके एक और प्लान बना लेते हैं और तभी उन्हें बाहर से उनके आने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो कि इस वक्त कह रहा था कि मेरी बेटी को छोड़ दो वरना फिर मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल करूँगा वगैरह वगैरह। पहले तो ये जुई को उनके हवाले नहीं करता, फिर खुद ही पकड़ा जाता है। शैन जुई को इसे मारने के लिए कहते हैं कि अगर मेरी बेटी हो तो मेरे दुश्मन को इसी वक्त मेरी नज़रों के सामने मारो। वो भी गोली चला देती है। अब यहाँ पे गोली लगते ही इधर ही वो मर गया था। फिर उसे मिट्टी में भी दफना देते हैं कि अब तो कभी ये यहाँ से उठेगा ही नहीं। डैड इसे अपने साथ बिजनेस में शामिल कर लेते हैं, जो कि कल से ये ज्वाइन करने वाली थी और खुश भी लग रही होती है कि चलो कम से कम डैड मुझे आपके साथ रहने का मौका तो मिल गया। नेक्स्ट ही उसे इनके गोदाम में दिखाया जाता है। जिस बात का उन्हें कब से वेट था वो फाइनली वक्त आ ही गया था। फू को जिंदा देख के शैन तो एकदम शॉक्ड ही रह जाता है। उसे ना तो गोली लगी थी और फिर जैसे ही इन लोगों ने उसे मिट्टी में दफनाया था तभी आके वे ने उसे रेस्क्यू कर लिया था। मॉम को तो तब वो उनकी हेल्थ से रिलेटेड ही उन्हें मेडिसिन दिया करता था। तब फू को बेहोश करके डैड ने ही उन्हें मार दिया था। वो उनकी मिस्ट्रीज थी और उनका ही नामो निशान वो मिटाना चाहते थे कि किसी को इस बारे में मालूम हो ही ना। लेकिन उन्होंने तब यहाँ पे इस वक्त छोटी सी जुई को नहीं देखा था।
जूही को बहुत दुख होता है कि आप जैसे जालिम इंसान को दुनिया में ही नहीं होना चाहिए। फू और अब जूही ने उनसे अपनी मॉम का बदला इवेंचुअली ले ही लिया था। जो गलत काम करता है उसका अंजाम तो बिल्कुल यही होना चाहिए। बाकी जूही ने जो इसके गैंग को धोखा दिया था उसके लिए भी खुद पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हो जाती है। अब जैसे इस बारे में फू को पता चलता है तो वो इसे रोकने के लिए आ गया था कि तुम क्यों ये अजियत सह रही हो। उसे साइड पे करके खुद ही जो पनिशमेंट वगैरह होती है लेने लगता है। हालांकि इसकी अपनी भी तबीयत ख़राब थी, लेकिन वो कभी भी अपनी लाइफ में जूही को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता था। दूसरी तरफ ही हमें अब शीज़ी को ही दिखाया जाता है, जिससे कि अपने आदमी के थ्रू पता चलता है कि जूही और फू ने उसके डैड को मार दिया और इवन के वो तो अब इसकी फैमिली पे भी कब्जा जमाना चाहते हैं और इनके बिजनेस पे भी। ये सब सुन के इसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो हमेशा कभी भी मुझसे आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसे तो पता था कि आखिर को फू की वीकनेस क्या है, सो इसलिए एक फुल प्लान बनाता है। ये दोनों अपनी मॉम की ग्रेव पे आए होते हैं। ये उनसे अपोलोजाइज़ कर रहा था कि मॉम, मैं आपसे एक ये वाला प्रॉमिस तो पूरा नहीं कर पाया कि जब यूँ बड़ी हो जाएगी तो मैं इसे किसी और आदमी के हाथों सौंप दूंगा, क्योंकि मैं जो इसे लाइक करता था मैंने आपका ये प्रॉमिस तो तोड़ दिया, लेकिन हाँ मैं इसे हमेशा हमेशा प्रोटेक्ट ज़रूर करूँगा। काफ़ी खुश लग रहे होते हैं। इधर ही बेचारी जीवे को दिखाया जाता है जो कि गुंडों के हथों लग गई थी। भाई को तो इसका ज़रा भी ख्याल नहीं होता है। अब यहाँ पे अचानक ही किसी पर्सन ने आके इसकी हेल्प कर दी होती है। वो कोई और नहीं बल्कि हमारी क्यूट सी हीरोइन ही होती है। वो नहीं चाहती थी कि जीवे को कोई भी नुकसान पहुँचाए। आखिर को एक तरह से उसकी बहन ही थी। ये दोनों तो अपनी लाइफ में अब ऐसे खुश लग रहे होते हैं जैसे कि इन्होंने अपने दुश्मन को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगले दिन ही इसे शीज़ी का लेटर मिलता है जो कि इसे मिलने के लिए बुला रहा था कि मैं अब इस सिटी को छोड़ कर जा रहा हूँ, बस लास्ट टाइम तुमसे ही मिलना चाहता हूँ। ये भी भोली भाली सी उसके कहने में आके मिलने के लिए आ जाती है। इसी के साथ साथ ही इसे अपने आड़ों हाथों लेता है कि चुपचाप मेरे साथ चलो। इस बेचारी को तो अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना भोला भाला सा इंसान ये सब कुछ भी कर सकता है। अब इसे जैसे मालूम हुआ था कि इस गाड़ी में जूही जा रही है, वो उसका पीछा करता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि एक्चुअली में इसमें तो जूही थी ही नहीं, बल्कि यहाँ पे तो शीज़ी ने उसे धोखा दे दिया था। खैर वो इसे लेके अपनी प्लेस पे आ जाता है। अब इसी के थ्रू ही वो फू को इधर बुलाना चाहते थे कि तभी उसे मार देंगे। और ये वाला सीन तो जीवे भी खड़ी देख रही होती है। अब तो इसकी असलियत का जूही को पता चल गया था कि मैं जैसे इसे समझती थी ये बिल्कुल भी वैसा नहीं था। मीन को जो मुझे गिल्ट फील हो रहा था कि मैं ऐसे ही खामा में इसे अपने प्यार के धोखे में फंसा रही हूँ, लेकिन वो सब कुछ तो बस अब इसका ख़त्म ही होके रह जाता है। खैर इसे ढूंढते ढूंढते बेचारा फू भी आ गया था। अब वो कहते हैं कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो अपना सब कुछ हमारे हवाले कर दो। वो भी सब करने को तैयार होता है, लेकिन फिर भी ये ऐसे बाज नहीं आने वाले होते। अपने आदमियों से कह के उस बेचारे की काफ़ी ज़्यादा धुलाई करवाता है। इवन कि इससे पहले कि उसे शूट करता, इतने में ही जीवे बीच में आ जाती है। वो जानती थी कि इस लाइफ में कभी भी उसे फू नहीं मिलने वाला था, लेकिन उसकी खातिर उसने अपनी जान तक दे दी थी कि चलो कम से कम इस तरह से वो अपनी हैप्पीली लाइफ जूही के साथ तो बिता सकता है ना। इसकी डेथ का तो अफसोस यहाँ पे फू को तो बहुत ही होता। आखिर को ये उसे कितना ज़्यादा पसंद करती थी और इसने अपनी जान भी उसकी खातिर ही दी थी। असिस्टेंट वे ने तो उस बंदे को भी मार दिया था जो कि कब से शीज़ी का ही साथ दिए जा रहा था। शीज़ी तो इन्हीं के इंतज़ार में होता है कि ये बस मुझे मिल जाए और इसके बाद इन दोनों को ही मार दूँ, लेकिन तभी वो इसका ध्यान भटकाता है और असिस्टेंट भी इसके सामने ही यहाँ से जूही को लेकर जाने लगा था। वो बहुत चिल्लाती रह जाती है कि मैंने अकेले नहीं जाना है, मुझे बस इसके साथ ही रहना है, लेकिन वो नहीं मानता। आखिर को उसने अपने बॉस का ऑर्डर जो मानना था। जैसे ये लोग वहाँ से जाते हैं और इसी प्लेस पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब से वो इनकी लाइफ में नहीं रहा था तब से ही इस पूरे गैंग को सिर्फ और सिर्फ यूँ ही संभाल रही थी असिस्टेंट वे के साथ मिलके। अब जो भी दुश्मन वगैरह होते हैं और इवन के इनके कंट्री के साथ जो भी चीट वगैरह करता है, ये उन सबको उनके अंजाम तक ही पहुंचा देती है। अब फू का वेट करते करते तकरीबन 2 साल ही गुजर चुके थे। इसे यकीन था कि एक ना एक दिन वो ज़रूर मेरे पास वापस लौटेगा, और वाकई में ऐसे ही होता है। एक दिन जैसे ही टहल के जा रही होती है तो अचानक ही फू के सामने आ गया था। ये तो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है एंड देन उसे हग भी कर लेती है। वो भला ऐसे कैसे इस लाइफ में अकेला छोड़ के जा सकता था। एंड देन इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल